स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फन एकेडमी पर। और उम्मीद और आशा करता हूं आप सभी बच्चों को मैं प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल हूंगा। सो आप सभी बच्चे लोग इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फन एकेडमी पर जुड़ सकते हैं और NTUGC नेट की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं सभी बच्चे लोग। आप सभी बच्चों के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाले जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं। कंप्लीट पेपर 1 और कंप्लीट पेपर 2 कॉमर्स और जितने भी पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, होम साइंस, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग तैयारी कर सकते हैं बहुत अच्छे से एक ही प्लेटफॉर्म पर जुड़कर, और पेपर 1 पेपर 2 दोनों की एक साथ। ठीक है। अगर छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में देना चाहूँ, मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला। मैं आपको मोर देन 4 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ टीच कर रहा हूँ कंप्लीट पेपर 2 कॉमर्स एंड कंप्लीट पेपर 1। इसी तरीके से साथियों आपको इस कोड का इस्तेमाल ज़रूर करना है जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। अब कहाँ डिस्काउंट मिल सके अब उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको साथियों आपके पास अगर अनअकैडमी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो आप सभी बच्चों के पास 10% डिस्काउंट के लिए एक प्लस का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है और एक आइकॉनिक का। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चरल कोर्सेज, PDF लाइव टेस्ट क्विज़ेस मिल जाते हैं। और यही अगर आप आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं तो ये 4 बेनिफिट्स के साथ आपको पर्सनल कोर्स, डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, SOP फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये प्लस कोर्स के लिए आपके पास बहुत ही बढ़िया बेनिफिट्स हैं। अगर आप सभी साथी चाहे अगर प्लस कोर्स ले रहे हैं तभी आप अभी 101 कोड यूज़ करेंगे, और आइकॉनिक कोर्स ले रहे हैं तो भी आप अभी 101 कोड ही यूज़ करेंगे। क्लियर है सभी को? तो ये आपके पास प्लस और आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल थी जो कि आप लोगों को देख सकते हैं। और किसी को भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपके पास प्लस और आइकॉनिक के लिए तो यहाँ पे वैलिडिटी के साथ आपको प्राइसेस दिख रहा है, जो आपको सही लगे आप ले सकते हैं। कोड आप अभी 101 ही यूज़ करेंगे। साथ ही साथ आपके पास अगर बात करें तो बक्स बाउंटी अवेलेबल है, जहाँ कुछ भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लग रहा हो वीडियो के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं। प्राइस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया गया, गूगल फॉर्म को फिल करके। स्पेशल क्लासेस जहाँ बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस मिल रही हैं। डेली आपको पोल्स दिए जाते हैं उस क्लास के अंदर, जहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे विद टाइम के साथ आंसर्स कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एजुकेटर्स से, और अपने इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करनी। डेली लेक्चर नोट्स कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप लोग अपने चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ अपकमिंग रिकॉर्डेड स्पेशल्स अवेलेबल हैं। ये कुछ बैचेस हैं जो कि लॉन्च हो चुके हैं, आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 13 अप्रैल को लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हो चुके हैं बैचेस, तो आप इन बैचेस को ज़रूर देख सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो आपके कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे, अब हम बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट करते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे साथियों, है ना? चलिए, तो यार ये हट क्यों नहीं रहा भाई। ठीक है, चलिए। आई थिंक 25 मोस्टली वर्चुअल एजुकेशन यहीं से करना है 22। चलो यहीं से 23 से करते हैं। चलो सो स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज इज मोस्टली यूज्ड बाय अ टीचर इन वर्चुअल एजुकेशन? आभासी शिक्षा में शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस तकनीक का अधिकतर उपयोग किया जाता है? कोर्स मैनेजमेंट एप्लीकेशंस के लिए का, या फिर मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, या द इंटरनेट, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? सो आप सभी बच्चों को क्या करना है भाई, आंसर्स करने हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोगों को आंसर्स करने, जितने बच्चे लोग ज्वाइन किए होंगे सभी को आंसर्स करने भाई। और साथ ही साथ जिन बच्चों ने ज्वाइन किया होगा सभी लोग क्लासेस को जानते हैं आप लोगों को कैसी होती है, तो सभी लोग लाइक शेयर भी जल्दी से कर दें फटाफट, इसमें कंजूसी बिल्कुल भी ना करें भाई। आप लोगों को जैसे मैं एक क्लास स्टार्ट होते ही आपको मोटिवेशनल एक कुछ ना लाइन या फिर कुछ ना कुछ बताते रहता हूँ, इसी तरीके से साथियों आप लोग भी कहीं ना कहीं आप लोग अगर उस लाइन से या फिर मेरे पढ़ाने से या फिर एजुकेटर से, जो भी एजुकेटर्स हैं पढ़ाने से अगर मोटिवेट होते हैं, तो इसी तरीके से हम भी आप लोगों के लाइक और शेयर से मोटिवेशन मिलता मिलता है हमें। चलिए, तो सी इंटरनेट। देखिए कुछ भी ये चीज़ें हैं, चाहे वो कोर्स मैनेजमेंट एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो मल्टीमीडिया रिसोर्सेज हैं, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, लेकिन
इन सब का यूज तभी है, इन सब का एंड यूज तभी होगा जब तक आपके पास ये चीज़ नहीं होगा। क्या? इंटरनेट। आपके पास इंटरनेट नहीं होगा, कनेक्शन नहीं होगा, तो आप कोई भी चीज़, मेरे पास जैसे क्या है, मान लीजिए मेरे पास क्या है, लैपटॉप है, ठीक, लैपटॉप है, डिजिटल पैड है, ठीक है, डिजिटल पैड है, क्लियर है, ठीक है, मेरे पास डिजिटल पेन है, ठीक है, डिजिटल पेन है, कैमरा, वेब कैमरा है, ठीक, मेरे पास और आप क्या कह सकते हैं, मतलब माइक है, ठीक है, हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन सिर्फ अगर मैं इतना कहूँ कि अगर मेरे पास एक चीज़, इतनी सारी चीज़ों है, सारी चीज़ें, परंतु अगर मैं एक चीज़ कहूँ, इंटरनेट नहीं है मेरे पास, तो क्या इन सब का होना जिस चीज़ के लिए है, जैसे मैं आप लोगों को अगर पढ़ा रहा हूँ, तो क्या इन सब का होना बिल्कुल भी सही है? बिल्कुल भी नहीं। तो सारी चीज़ों का होना पूरा खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं, इन सबको यूज़ करने के लिए मेरे पास इंटरनेट नहीं है। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको उसमें से हमेशा आपको कोशिश ये करना है, बेस्ट आंसर देना है। आंसर सभी चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती हैं टीचिंग वर्चुअल एजुकेशन में, परंतु आपको उसमें से बेस्ट निकाल के करना है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 24, वर्चुअल एजुकेशन रेफर्स टू द imparting instructions in a learning environment where the teacher and the students are separated by time only, space only, both A and B and none of the above। ये करवाया भी था मैंने आपको। आभासी शिक्षा का तात्पर्य ऐसे अधिगम वातावरण को निर्देश देना है जहां शिक्षक और छात्र अलग अलग होते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए तो जल्दी से एक बार फटाफट बताएंगे भाई सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करें। वर्चुअल एजुकेशन रेफर्स टू द इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस इन अ लर्निंग एनवायरनमेंट वेयर द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स आर सेपरेटेड बाय। सो आंसर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, दैट इज बोथ ए एंड बी। मतलब क्या, कोई भी अगर ये मान लीजिए स्टूडेंट है, ये मान लीजिए टीचर है, तो ये टीचर और जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, एक अगर वर्चुअल एजुकेशन की बात, अभी हम लोग कौन से तरीके की एजुकेशन कर रहे हैं? वर्चुअल एजुकेशन कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? वर्चुअल एजुकेशन कर रहे हैं। अब वर्चुअल एजुकेशन कर रहे हैं तो आप कहाँ से पढ़ रहे हैं क्या मुझे पता है? मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ क्या आपको पता है? हो सकता है कभी मैंने बता दिया तो अलग चीज़ है, परंतु हम दोनों के बीच में कहीं ना कहीं समय का भी अंतर है, कहीं ना कहीं स्पेस का भी अंतर। आप बोलेंगे सर समय का कैसे अंतर है? भाई आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, या आपके पास 30 सेकेंड बाद, मान लीजिए 1 सेकेंड की बात करते हैं, 1 सेकेंड की भी तो वैल्यू है अपनी। 1 सेकेंड बाद भी अगर आपके पास ये लेट मेरी क्लासेस पहुंचे, तो कहीं ना कहीं समय और स्पेस, समय और जगह दोनों का ही कहीं ना कहीं अपना एक वैल्यू है। तो उन दोनों से ही अलग हैं बच्चे भी और एजुकेटर्स भी, मतलब टीचर भी। ठीक है, तो ये वर्चुअल एजुकेशन में सबसे बड़ा अंतर देखने को मिलता है हमें। Eklavya Technology Channel started in 2003 is a distant learning joint initiative between एकलव्य प्रौद्योगिकी चैनल 2003 में शुरू हुआ। इसके बीच एक दूरस्थ शिक्षा संयुक्त पहल है। आईआईटी इग्नो, ट्रिपल आईटी एंड इग्नो, यूजीसी, एआईसीटीई, आईआईटी एंड एआईसीटीई। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। एकलव्य टेक्नोलॉजी चैनल started in 2003 is a distant learning joint initiative between, ये किसके एक दूरस्थ शिक्षा संयुक्त का एक पहल है? और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये करवाया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे समझिए। ये आपका बिल्कुल सही आंसर, आईआईटी एंड इग्नो। इग्नो आपको पता है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक,
ये यहाँ से आप लोग जैसे देख सकते हैं दूरस्थ शिक्षा ओपन यूनिवर्सिटी ऑलरेडी है, ठीक है। तो आईआईटी और इग्नू के बीच में ये इनिशिएटिव लिया गया। चलिए नेक्स्ट, प्रसार भारती वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया इन विच ईयर? प्रसार भारती को भारत में किस वर्ष में लॉन्च किया गया? चलिए जल्दी से फटाफट सोच समझ के सभी लोग आंसर करेंगे। प्रसार भारती वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया इन विच ईयर? 95 में, 97 में, 99 में या फिर 2001 में? जल्दी से। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज 1997। ठीक, तो 1997 में आपका प्रसार भारती को क्या कर दिया गया था? लॉन्च कर दिया था। बेटा आप सभी लोगों को, जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़ रहे होंगे, सभी लोगों को यहाँ पे आंसर्स करना है भाई। अगर कोई एक बच्चा भी ये सोच के आंसर नहीं कर रहा है कि भाई मैंने इसको पढ़ा नहीं है, कभी मैंने आईसीटी को देखा तक नहीं है, तो आप लोगों को बता दो आईसीटी के क्वेश्चन कितना भी आप लोग पढ़ लो, आपको कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ अलग क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप अभी से सोच लीजिए कि आपकी प्रैक्टिस चल रही है, जो भी जून अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर दिसंबर अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो समय को बहुत सीमित रखते हुए आप लोग चीज़ों को देखिए, पढ़िए, जितने भी क्लासेस हो रहे हैं उनको देखिए, समझिए, बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ का होना। ठीक है, चलिए, तो चाहे जितने बच्चे जुड़ रहे हों, आंसर्स आप सभी लोगों को करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऑल इंडिया रैंक बिफोर 1936। पहले 1936 के पहले वॉज नोन एज AIR, ऑल इंडिया रेडियो 93.5। सुना होगा आपने रेड एफएम, बजाते रहो 93.5 है ना। तो 1936 के पहले इसी ऑल इंडिया रेडियो को क्या कहा जाता था, किस नाम से जाना जाता था? जल्दी से फट। ठीक, जल्दी से फटाफट, कम ऑन। आप सभी बच्चों के पास 9 सेकंड का पूरा टाइम है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। बहुत उचित आंसर क्या हो जाएगा भाई? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, भारतीय राज्य प्रसारण सेवा। ठीक है, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, यही एक ऐसा नाम है जिसको ऑल इंडिया रेडियो को पहले 1936 के पहले कहा जाता था, या हम ये कहें जाना जाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम फॉर टीवी इज फॉलोड इन इंडिया? भारत में टीवी के लिए कौन सी प्रसारण प्रणाली का पालन किया जाता है? समझिए ध्यान से, जो हमारे देश के अंदर जो टीवी चलती हैं, जो ब्रॉडकास्ट होती हैं, वह कौन सी ऐसे मतलब आप ये कह सकते हैं किसके द्वारा ये सारी चीज़ें की जाती हैं? तो एक बार जल्दी से बताएंगे।
ठीक है, तो पहल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज पेल। ठीक है, फेज अल्टरनेट लाइन। क्लियर है सभी को? फेज अल्टरनेट लाइन। ठीक है, तो पेल एक ऐसा ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है जिसके द्वारा इंडिया के अंदर जितने भी टीवी हैं वो फॉलो करता है इसके ही द्वारा, मतलब वो चलते हैं, जितने ब्रॉडकास्ट होते हैं वो इसी के द्वारा ही चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिगेस्ट न्यूज एजेंसी इन इंडिया, भारत के अंदर सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी कौन सी है? पीटीआई, यूएनआई या नैन ऐप या समाचार भारती, ये भी है। इंडियन ऐप की वजह से मुझे लगा डी वाला आंसर क्या पता है, नन ऑफ दी अबव। जल्दी से फटाफट। द बिगेस्ट न्यूज एजेंसी इन ऑफ इंडिया इज पीटीआई, यूएनआई, नैनएप या समाचार भारती। जल्दी से। चलिए, तो आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज पीटीआई। जल्दी से फटाफट। सभी बच्चे जानते हैं पीटीआई का फुल फॉर्म, सभी लोग जल्दी से फटाफट बताएंगे। पीटीआई तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत हर जगह सुना होगा, तो पीटीआई का बहुत इजी फुल फॉर्म है। तो जो भी बच्चे नहीं जानते हैं तो बता देते हैं भाई। ठीक, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपका सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है आपके भारत देश के अंदर, दैट इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्लियर है? नहीं नहीं, यूएनआई नहीं होगा, पीटीआई होगा। जो भी यूएनआई दे रहे हैं वह एक गलत आंसर है। चलो, इसके बारे में आपने सुना होगा, बहुत पहले सुना होगा लेकिन, है ना? ऑर्कुट, ये किस चीज़ का पार्ट है? इंटरपर्सनल, सॉरी इंट्रापर्सनल, मास कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन या इंटरपर्सनल? आपने इसका नाम सुना होगा बहुत पहले, बहुत पहले हमारे देश के अंदर ऑर्कुट, जैसे फेसबुक है, जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप तो नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक थोड़ा सा अंतर है, व्हाट्सएप है, जैसे आपका ट्विटर है, ठीक है, जैसे आपका और स्नैपचैट है। इस समय तो थोड़ा फंक्शन ज़्यादा हो गए, परंतु पहले ये सब नहीं था, है ना? तो पहले एक ऐसी तरीके से एक आपका ये भी एक सोशल ऐप ही है, सोशल ऐप था ऑर्कुट। कौन सा था? ऑर्कुट, जो कि पहले चलता था, ये बहुत सब यूज़ करते। और ये किस लिए? ग्रुप कम्युनिकेशन, जहाँ पे लोग जुड़कर एक जगह बातें कर सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, मतलब जो भी उनकी इच्छाएं हो वो कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ठीक है, और अब तो आपको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह आप ग्रुप बना सकते हैं और कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक, community radio is a type of radio service that caters to the interest of local audience, education, entertainment and news. सामुदायिक रेडियो एक प्रकार की रेडियो सेवा है जो पूरा करता है किस चीज़ को? स्थानीय दर्शकों के हितों के लिए, शिक्षा के लिए, मनोरंजन के लिए, समाचार के लिए। जल्दी से फटाफट 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 बताएंगे।
ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज लोकल ऑडियंस। तो आप समझिए, आपने गांव में देखा होगा बहुत पहले रेडियो चलाया जाता था, बहुत पहले ज़्यादातर लोग रेडियो यूज़ करते थे, होता था कि नहीं? सो कम्युनिटी रेडियो इज अ टाइप ऑफ रेडियो सर्विस दैट कैटर्स टू द इंटरेस्ट ऑफ लोकल ऑडियंस। ठीक है, लोग पहले मैच सुनने के लिए आते थे। तो क्या है ये चीज़? लोकल ऑडियंस के लिए सारी चीज़ें यूज़ की जाती थी। जैसे गांव में देखोगे क्रिकेट सुनने के लिए कंपनी के रेडियो लगा दिया, और ये लगा सिस्का एलईडी की तरफ से चौका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। द एक्सक्लूसिव एजुकेशनल ऑफ इग्नू इज नोन एज। इग्नू के विशिष्ट शैक्षिक चैनल को किस रूप में जाना जाता है? ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, दूरदर्शन, प्रसार भारती। अच्छा, इसका इंग्लिश इंग्लिश में लिख दिया गया, हाँ? तो क्या होगा आंसर, फटाफट बताएंगे। द एक्सक्लूसिव एजुकेशनल चैनल ऑफ इग्नू इज नोन एज ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, दूरदर्शन या फिर प्रसार भारत। ये आपका बिल्कुल सही, दैट इज ज्ञान दर्शन। ठीक है, बहुत अच्छे जिन बच्चों ने इसका आंसर दिया है ज्ञान दर्शन, वो बिल्कुल एकदम अपनी जगह सही है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो ये एक एजुकेशनल चैनल है जो कि इग्नू का, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ज्ञान दर्शन के नाम से जानते हैं, ज्ञान दर्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट फॉर सर्विंग द एजुकेशन सेक्टर इज नोन एज। पहली ऐसी भारतीय उपग्रह है जो शिक्षा के क्षेत्र में एक सेवा के लिए लॉन्च किया गया, वह कौन सी या शिक्षा के सेवा के लिए लेकर आया गया या लॉन्च किया गया, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो वह कौन सी ऐसी साइट थी? तो एक बार जल्दी से फटाफट सभी लोग अच्छे से आंसर करें। सतेदु थी, इनसेट बी, एजुकेसेट या फिर इनसेट सी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज एजुसेट। ठीक है, ये बहुत बढ़िया, एजुकेशनल सैटेलाइट। ठीक है, एजुसेट। यह एक ऐसी इंडिया की सबसे फर्स्ट सैटेलाइट थी, फर्स्ट सैटेलाइट थी जिसको किस लिए लेकर आया गया? आपके एजुकेशन सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए, एजुकेशन में यूज करने के लिए, वर्चुअल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यह आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस था इस चीज का, एजुकेशनल सैटेलाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज ऑफ रेडियो फॉर हायर एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्री एजम्पशन ऑफ। उच्च शिक्षा के लिए रेडियो का जो उपयोग है किस पर आधारित है? ये आपका क्वेश्चन 2007 में दिसंबर के अटेम्प्ट में पूछा गया है। उच्च शिक्षा के लिए जो रेडियो है वह, उसका उपयोग किस चीज पर आधारित है? एनरिचिंग द करिकुलम बेस्ड इंस्ट्रक्शन, रिप्लेसिंग अ टीचर इन द लॉन्ग रन, एवरीबडी हैविंग एक्सेस टू अ रेडियो सेट, अदर मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन गेटिंग आउटडेटेड।
उच्च शिक्षा के लिए रेडियो का उपयोग 2007 में किस पर आधारित है? पाठ्यक्रम आधारित निर्देश को समृद्ध करना, लंबे समय में एक शिक्षक को बदलना, एक रेडियो सेट तक पहुंच रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति या शिक्षक अन्य साधन पुराने हो रहे हैं इसलिए। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग सोचेंगे अरे सर ने तो पहले से यहाँ टिक मार दिया, तो भाई वो तो गलती से हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने वहाँ टिक मारा था। ठीक है, तो सी आपका बिल्कुल सही, दैट इज एवरीबडी हैविंग एक्सेस टू अ रेडियो सेट। सभी के पास उस चीज़ का, हर एक व्यक्ति के पास उस चीज़ का एक्सेस हो उस रेडियो सेट का। ठीक है, तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूचना देने और प्राप्त करने का अधिकार ग्वार है। To write, the right to impart and receive information is guaranteed in the Constitution of India by Article 19(2)(a), 19(16), 19(2), 19(1)(a)। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या? 19(1)(a), ये तो थोड़ा सा एक आर्टिकल की बात हो रही है। 19(1)(a), तो क्या है ये, एक बार इसको देख लेते हैं। एक राइट टू इम्पार्ट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन इज गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सूचना देना और सूचना प्राप्त करना, इस चीज़ का जो अधिकार है वह कौन से अनुच्छेद में दिया है हमारे संविधान के? तो वह दिया गया है आपके 19 क्लॉज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में। यह हमें यह चीज़ का अधिकार देता है कि हम किसी से सूचना प्राप्त कर सकते हैं और किसी को हम सूचना दे सकते हैं। इस चीज़ का अधिकार हमें मिला है। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखो आप आईसीटी पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ रहा है। यहाँ पे वर्ड आ रहा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर रिसीव करना, सेंड करना, दोनों ही चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी आ रहा है। तो साथ ही ये सीरियसली बताऊँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को आप लोग देखिए। आप आर्टिकल बस एक ही यही चीज़ याद रखिए कि जब आपको अगर ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो आपको रिसीव और सेंड करने का, या आप कहेंगे कि आप इम्पार्टेशन के लिए आप चाहे वो कोई मैसेज इम्पार्ट कर सकते हैं, चाहे रिसीव कर सकते हैं, चाहे उसको आप सेंड कर सकें, शेयर कर सकें, आप कहने का मतलब। तो कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? 19 सब क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज ए। ठीक, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज। प्रेस परिषद में सदस्यों की कुल संख्या भारत की कितनी है? 28 है, 14 है, 17 है, या फिर 20 है? प्रेस परिषद में सदस्यों की कुल संख्या भारत में कितनी है? जल्दी से बताएंगे। भाई अगर मुझसे ही पूछा जाएगा तो यहाँ पे तो आपको, आप लोगों को तो आंसर देने के बाद ही तो मैं बता सकता हूँ। हाँ, तो मैं आप लोगों को आंसर देने के बाद ही तो बता सकता हूँ भाई। ठीक है, ठीक है,
तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज 28। तो प्रेस परिषद में जो सदस्यों की कुल संख्या है भारत के अंदर वह कितनी है भाई? 28 है। कितनी है भाई? 28 है। ध्यान से सभी लोग इसको याद करेंगे कितनी है, बहुत अच्छे से याद रखना है भाई। एक अगर गलती से, ये सब देखो क्या होता है, जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं इसमें अगर आपने एक गलती कर दी तो आप गए, मतलब एक गलती कर दी तो आपने क्वेश्चन मिस कर दिया पूरी तरीके से। क्योंकि अगर मान लो आपको ये चीज़ पता नहीं 28 के 14 मार के चले आएंगे तुक्के में भी तो वो रहेंगे। तो इसलिए हमेशा बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रेस परिषद में जो सदस्यों की कुल संख्या वह 28 है। ठीक है, चलिए, तो डी ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम ये बताएंगे नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है, और इसका जैसे ही आंसर करेंगे फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन आज के बारे में पूछूंगा। नेशनल प्रेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 16 नवंबर, 19 नवंबर, 21 या फिर 30 नवंबर? सारे बच्चे गूगल में स्पीक करके सर्च करके बोल रहे होंगे व्हेन नेशनल प्रेस डे इज सेलिब्रेटेड। क्योंकि टाइप करने में टाइम लगेगा ना, और फिर वो सर्च करने में भी मतलब 1-2 सेकंड तो लगाएगा ही। चलिए, नेशनल प्रेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? जल्दी से फटाफट बताएंगे सभी लोग कि भाई देख लिया गूगल से सभी लोगों ने। चलिए, ए आपका बिल्कुल बहुत सही आंसर 16 नवंबर, बहुत सही है। ठीक है, 16 नवंबर है। ठीक है, इस दिन प्रेस डे मनाया जाता है, और अभी आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, अब आज ये बताएंगे कि अर्थ डे कब मनाया जाता है। अर्थ डे, अर्थ डे कब मनाया जाता है? सभी लोग आंसर इस चीज़ का देंगे कि अर्थ डे कब मनाया जाता है। जब डे की बात आई गई है तो एक थोड़ा ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए बच्चों से कि अर्थ डे कब मनाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन भी रख देते हैं, चलो इतना आप लोगों को छूट दे ही देते हैं भाई, 1 2 ABCD का। क्या 30 नवंबर, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, या 24 में, और 5 सितंबर, ये आपके पास दिया गया है। सॉरी, 5 जून भाई। देखो, चलो एक और ऑप्शन दे दिया गया, 5 जून। बताएं अर्थ डे कब मनाया जाता है? उल्टा मुझसे पूछ रहे बस पूछा जाएगा, जल्दी बताएंगे सभी लोग। व्हेन अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड, इसके लिए भी आप लोगों को टाइम दे दिया गया है। लो, सभी लोग इस चीज का आंसर जरूर कर रहे होंगे आई होप, कि अर्थ डे कब मनाया जाता है। चलिए, तो आपका जो अर्थ डे है वह मनाया जाता है, अगर आप लोग आंसर देते 5 जून तो यह बिल्कुल गलत होता। अगर आप लोग देते 21 अप्रैल तो यह बिल्कुल गलत होता है। ये भी 22 अप्रैल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मतलब क्या, आज के दिन ही आपका अर्थ डे मनाया जाता है। ठीक है, तो आज आपका अर्थ डे है। और ये क्यों, जैसे ये जो डेज होते हैं, एनवायरनमेंट डे, अर्थ डेज, ये सब क्यों मनाया जाता है? रीज़न पता है क्या होता है? कि आपके सोसाइटी के अंदर लोगों के प्रति एक अवेयरनेस को बनाना, अवेयरनेस को दिखाना कि भाई आप लोग थोड़ा सा अर्थ के प्रति, आप जिस पृथ्वी पर रह रहे हो वो कितना आप लोगों की वजह से पॉल्यूट हो रहा है, कितना आप लोग उसका ध्यान रख रहे हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा अवेयर होना उस चीज़ के लिए, है ना। तो इस चीज़ के लिए अवेयर होना ज़रूरी भी है। अगर आप लोग उसी चीज़ के लिए अवेयर नहीं होंगे तो कितनी गलत बात होगी, समझिए खुद ही। आप जिस जगह रह रहे हैं उसकी चीज़ के प्रति अवेयर नहीं कि आपको कैसे उसको ठीक करना है, कैसे उसको मेंटेन करके रखना है, अपने आसपास कितनी सफाई रखनी है, अपने आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। कूड़ा अगर घर में है तो वो बाहर निकाले, तो ऐसे उठा के ऐसे रात में ऐसे, पता है कूड़ा देखो यहाँ पे कैसे फेंकते हैं, यहाँ पे मतलब
एनवायरनमेंट डे 5 जून को आपको आप लोगों को मैं बताता हूँ एक चीज़। यहाँ पे देखो हमारे देश में होता क्या है, आपको एक एग्जैक्ट बता, थोड़ा सा टाइम लूंगा, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, थोड़ा सा टाइम लूंगा आप लोगों के लिए, माफ़ी चाहूँगा। देखो अर्थ डे का आपको पता है 5 जून को तो एनवायरनमेंट बनाया जाता है, एनवायरनमेंट डे, ठीक है, एनवायरनमेंट डे, ठीक। एनवायरनमेंट डे अर्थ डे में कंफ्यूज मत होना भाई, ठीक है। तो देखो आप लोगों को बताऊं यहाँ पे हमारे भारत देश के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा समय लूंगा बस 2 मिनट का। कूड़ा लेकर आएंगे, घर का कूड़ा, जैसे कुछ साफ सफाई का जो भी निकला तो घर में तो रखेंगे नहीं भाई, क्योंकि घर में से तो निकालना है उसको, तो कूड़ा रात में फेंकते हैं। और स्पेशली मतलब हमारे उसमें लिखा हुआ है कि रात में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीके से अब लोग क्या करते हैं, ऊपर गए, एक मुंडी इधर घुमाएंगे, एक बार मुंडी इधर घुमाएंगे, एक बार नीचे घुमाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यू कूड़ा घुमा के फेंक देंगे नीचे। क्या कौन देख रहा है, रात में सोचते हैं कौन देख, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है, ठीक है। तो खुद से अवेयर हुई सोसाइटी, आप उसी सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में आप फेंक रहे हैं आप उसी सोसाइटी में रह भी रहे हैं, इस चीज का भी ध्यान दें। अगर आप उसी सोसाइटी में रह के अगर ऐसे कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं कितनी गलत बात है। तो आप लोग इसी से थोड़ा अवेयर होइए। इस अर्थ डे से हमने ये सीखना है कि अपने अर्थ को हमें बहुत सिक्योर रखना है, बहुत सिक्योर रखना है। तभी अगर हम अपने आसपास के, हम दूसरों कहते हैं भैया ये सफाई नहीं करता, ये सफाई नहीं करता, सफाई के लिए लड़ाई करते हैं, परंतु ये क्या गलत है। आप हर एक इंडिविजुअल अगर सफाई करे ना, कोई किसी पे ताना ना मारे कि ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कर रहा, वैसे अगर आप हर एक व्यक्ति अपने अपने प्रति अगर अवेयर हो जाए, हर एक एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर हो जाए, सॉरी, अब खुद से, तो अपने आप सारी चीजें साफ हो जाएंगी। ये जो हमें सोचो गंगा को साफ करने के लिए नई स्कीम लेके आने पड़े, नमामि गंगे, मतलब क्या ये लोगों के अंदर सफाई की भावना नहीं आ रही है क्या? क्योंकि सरकार इसके लिए एक अलग से लेकर आई है, सरकार को दीवालों पे स्पेशल लिखना पड़ रहा है कि कृपया कूड़ा यहाँ ना फेंकें, सरकार को खुद लिखना पड़ रहा है, लोगों को वहां पे एडवर्टाइज करके दिखाना पड़ रहा है कि मतलब कृपया कूड़ा यहाँ ना फेंकें। लेकिन फिर भी क्या क्या लोगों के अंदर वो मेंटेलिटी नहीं है क्या? उनको ये चीजें नहीं समझ में आ रही कि भाई कूड़ा हमें यहाँ फेंकना है कि नहीं फेंकना है? परंतु भाई क्या करें, क्या करें भाई। कहीं ना कहीं इस चीज़ की अवेयरनेस हमारे अंदर खुद से होनी चाहिए। इसमें कोई 10 लोगों की राय और मतलब सरकार की हमें ज़रूरत इसमें नहीं होनी चाहिए, हमें खुद सरकार को बोलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोगों को आज से इस अर्थ डे पे आप लोगों को एक प्रॉमिस करना है खुद से कि आप लोगों को जो भी आपका साफ सफाई, अब आप अभी आप लोगों को इस क्वेश्चन का होता तब बताएं। DTS सर्विस वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर? 2000, 2002, 2004, 2006। अब आप लोगों को बताऊं ये क्या है, देखो, और फिर भी कोई नहीं समझता है, सोचता है अरे यार ये तो सरकार, और पता है वहां भी चीज, वहां भी देखो उस इंसान की, देखो मेंटेलिटी देखो कुछ लोगों की। आप लोगों को मैं अगर बताऊं क्या करते हैं, आएंगे देखेंगे साफ साफ कि यहाँ लिखा गया है कि कूड़ा फेंकना सख्त मना है, कूड़ा फेंकना सख्त मना है, इतनी पेनल्टी लग जाएगी। तो उस टाइम नहीं जाएंगे जिस टाइम वो दिखेगा, मतलब दिन के टाइम में नहीं जाएंगे जिस टाइम वो लिखा हुआ दिखेगा, वो रात के टाइम जाएंगे फेंकने, बगल में ही जाएंगे फेंक के आएंगे, और फिर आके कहेंगे हमें तो कुछ दिखाई नहीं था कि यहाँ कुछ लिखा है। अरे भैया रात में जा रहे हो फेंकने तो क्या दिखेगा लिखा हुआ? हाँ? मतलब उनकी मेंटेलिटी ये नहीं है कि भाई सरकार ने लिखा है कि नहीं, वो उससे मतलब नहीं है। उनकी मेंटेलिटी ये है कि भाई हमें कूड़ा फेंकना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सरकार लिखे चाहे ना लिखे, वो उनकी मेंटेलिटी ये है। अरे यार देखो आप लोग यंग हैं, आप लोगों को ये चीज समझना चाहिए। आपके घर में देखिए, आप हर एक लोग एक ऐसे घर से बिलोंग करते हैं, एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आप लोग अच्छी शिक्षाएं ली हैं, आप लोगों ने अच्छे संस्कार लिए हैं।
अगर उन्हीं अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षाओं के बीच अगर कुछ ऐसा कार्य हो रहा होगा तो क्या आप लोगों का यह मतलब कार्य नहीं बनता है? क्या आप लोगों के अंदर ये अवेयरनेस नहीं आती है क्या कि आप उनको सीधे मना कर सकें कि पापा मम्मी भैया दीदी आंटी चाची चाचा कि आप ऐसा ना करें, ये गलत है। मतलब क्या इसके लिए सरकार अब अलग से एक एक्ट पारित करे कि अगर कोई ऐसा करेगा तो जेल जेल डाल दिया जाएगा 500 साल के लिए? अब सही बात है, 500 साल के लिए डाल देना चाहिए। ठीक है यार, आप साफ सफाई रखेंगे तो आप ही स्वस्थ मस्त रहेंगे। साफ सफाई अगल बगल नहीं रखेंगे तो आपको ही बीमारी लगनी है। जितना आप कूड़ा फेंक के अपने घर से बीमारी हटा रहे हैं ना, आप वही कूड़ा आपके घर में भी अगर कोई मतलब कोई तो नहीं मतलब ऐसे कहते हैं कि वही कूड़ा की वजह से अगर आप अगल बगल दूसरे के घरों में फेंक रहे हैं या फिर अगल बगल फेंक रहे हैं जहाँ से गंदगी हो रही है, वो आपको एक बीमारी के रूप में आपके पास आ रही है, तो वो उससे ज़्यादा पैसा आपके ऊपर खर्च हो जाएगा। तो आपके पास अब तो सरकार ने जहाँ तक कि हर घर में अब पहुँचता होगा, हर गली मोहल्ला हर सोसाइटी पहुँचता होगा कि चमक चमक चमचम केला इंडिया एक गाना बज के आता है। जैसे हम लोगों के भी सोसाइटी में क्या होता है कि सफाई करने वाला आता है, ठीक है, सफाई करने वाले तो आते ही हैं जो कर्मचारी हैं, वो साथ में गाड़ी वाला अलग से आता है। तो वो भी कर सकते हैं आप लोग, उसमें कोई वो बेचारा गाड़ी वाला आता है, सूखा कूड़ा अलग रखें गीला कूड़ा अलग रखें। तो अर्थ को हम ऐसे ही तो सिक्योर कर सकते हैं। क्या हमें अर्थ को सिक्योर करने के लिए अलग से एक्ट पारित करना पड़ेगा या अलग से हमें दीवार पे लिखवाना पड़ेगा यहाँ कूड़ा ना फेंके, यहाँ ऐसा ना करें, यहाँ वैसा ना करें? यार आपके अंदर वो अवेयरनेस होनी चाहिए। आप लोग वही अंग हैं जिनको आप लोगों को बता सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं कि हाँ हमारे अंदर वो काबिलियत है। ठीक है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा समय लिए इसके लिए माफ़ी चाहूँगा साथियों, परंतु आपके आप सबको पता है ये चीज़ गलत है, सबको पता है कि कूड़ा फेंकना गलत है, फिर भी करते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, तो इससे थोड़ा सा आप लोगों के अंदर मेंटेलिटी आ जाएगी। अरे सर ने बोला तो भाई थोड़ा सा आप लोग जब भी कूड़ा फेंकोगे ना तो मेरी बात एक बार को याद आएगी, अरे यार ये तो गलत है। ठीक है, चलो 2004 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या था क्वेश्चन का, क्वेश्चन भी दे दिखा था हमने। डीटीएच सर्विस वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? तो आपका 2004 बिल्कुल सही आंसर है। 2004 में आपका डीटीएच सर्विस स्टार्ट हो गया था। डीटीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट टू होम। ठीक है, डायरेक्ट टू होम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच प्लेस? चेन्नई में, मुंबई में या कोलकाता में? कहाँ पे है आपका प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया? या फिर दिल्ली में भी? मैंने कोलकाता तक ही बोला था। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज दिल्ली। ठीक है, दिल्ली आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है आपका? कहाँ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है आपके? दिल्ली में स्थित है। क्लियर है सभी को? दिल्ली आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दिलदारों का दिल्ली, दिल्ली दिल्ली दिल दिल दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिकॉज यू डिजर्व टू नो इज द पंच लाइन यूज्ड बाय विच न्यूज़पेपर? टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस या फिर आपका द हिंदुस्तान टाइम्स या हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी आप पढ़ते हो भाई। एक दिन क्या हुआ बच्चों, मैं थोड़ी दिनों से वैसी तबीयत खराब चल रही थी मेरी थोड़ा सा, तो मुझे एक दिन मेरठ जाना पड़ा। आप लोगों के लिए एक सीख बता रहा हूँ, समझिएगा, छोटी सी स्टोरी अपनी खुद की भी थी। मुझे एक दिन अभी मतलब ये समझिए 1 वीक पहले, 1 वीक पहले तो भी आप लोगों की रेगुलर क्लासेस भी नहीं हो पा रही थी। 1 वीक पहले मैं कहाँ चला गया भाई? मेरठ चला गया। मेरठ चला गया, मेरठ चला गया। यार इतनी तगड़ी गर्मी, इतनी तगड़ी धूप, ये धूप इतना नुकसानदायक है हम लोगों के लिए, इतना नुकसानदायक है। तो आंसर बताते हैं, तब आप आंसर बताए तो आप लोग बताते हैं कितना नुकसानदायक है कि आप लोग
जितना कोरोना से इस टाइम डर रहे हैं, इस चीज़ को समझिए, जितना इस समय इतना तो कोरोना खतरनाक नहीं था जितना ये धूप खतरनाक है। सीरियसली बता रहा हूँ, उस दिन के बाद से मेरे आंखों में हो गया इन्फेक्शन, और उस इन्फेक्शन के ही वजह से आपकी मैं क्लासेस, अभी भी डॉक्टर ने एकदम मना किया हुआ है कि आप क्लासेस ना लें, आप स्क्रीन पे ना देखें, लेकिन फिर भी यार अब आप लोगों की प्रैक्टिस, अभी यहाँ पे क्या है कि आप लोगों की मंजिल आपके पास है, आपका पेपर होने ही वाला है, मतलब आपका जून अटेम्प्ट आने वाला है, नहीं जून में होगा जुलाई में हो जाएगा, थोड़ा सा कोरोना से अगर स्किप होता है तो, परंतु अब आपका प्रैक्टिस करवाना भी ज़रूरी है साथ ही साथ। तो कहीं ना कहीं यार हम लोगों को इस चीज़ को थोड़ा समझना पड़ा, कि मुझे समझना पड़ा कि यार आप लोगों की क्लासेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम, तो इसके वजह से आप लोगों के लिए लेकर आना पड़ा। अदरवाइज़ इस समय आप लोगों को बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आप लोग धूप से जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा बचें, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, सच बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग समझे, बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकले, अदरवाइज अगर वो धूप एक बार को, मतलब क्योंकि अब आप समझ रहे, देखिए मैं एक ही क्लास में हूँ और इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही है आंखों में, थोड़ी देर मैंने देखा है अभी 30-40 मिनट ही, इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही है कि मतलब पता ही नहीं क्या हो जाएगा आंखों में, तो इसके वजह से मेरे को हाथ लगाना पड़ रहा है। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा समझिए और कम से कम धूप बाहर निकले, और निकलिए तो अगर कोई चश्मा लगाता है, जैसे मैं, अगर चश्मा स्पेक्ट वाला है, लड़का है या लड़की है, कोई भी बच्चा है, तो आप उसको काले चश्मे बनवा लीजिए, मतलब जैसे सन ग्लासेस टाइप में, आप उतने ही पैसे लगा के आप दोबारा आई ड्रॉप ये सारी चीज़ें तरह तरह की फीस दे के डॉक्टर्स को आप लगा के आएंगे और आंखें अलग से ख़राब करके आएंगे, उतने ही पैसे से कम में आप एक सन ग्लास बनवा के तब बाहर जाइए, पॉल्यूशन से भी बचेंगे, साथ ही साथ आपको आई में कोई भी किसी प्रकार की इन्फेक्शन से बचेंगे। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड, मतलब क्या, कौन सा किसका मैं पेयर मैच नहीं कर रहा, जैसे कि मान लीजिए एंड राम द हिंदू के मालिक हैं, बरखा दत्त जी न्यूज़ के हैं, प्रणमी रॉय NDTV 24/7 के, प्रभु चावला आज तक के, तो इसी तरीके से मतलब है नहीं, मतलब सबकी मैं है नहीं, मतलब जैसे बता रहा हूँ, तो इनमें से कौन है जो किसका मालिक नहीं है, जो जोड़ी मैच नहीं कर रही है, जल्दी से बताएंगे कौन सी ऐसी जोड़ी है जो मैच नहीं कर रही है। फटाफट बताएंगे कौन सी ऐसी जोड़ी है जो मैच नहीं कर रही है। चलिए, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज बरखा दत्त, जो कि जू न्यूज के हैं, ठीक है। बरखा दत्त आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बस देख लेते हैं जी न्यूज का फिर कौन है भाई। सुभाष चंद्र गोयका, ठीक है। जी न्यूज का कौन है, सुभाष चंद्र गोयका, ठीक है। ये भी आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये बरखा दत्त नहीं होंगे यहाँ, ठीक है। सुभाष चंद्र गोयका ये आपके जी न्यूज के मालिक हैं भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। Which of the following is the 24-hour English 24-hour English business news channel in India? निम्नलिखित में से कौन भारत में 24 घंटे का अंग्रेजी व्यापार समाचार चैनल है? जी न्यूज, NDTV 24/7, CNBC या इंडिया न्यूज? बहुत बहुत इजी है ये भी। 42 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 24-hour इंग्लिश न्यूज चैनल इन इंडिया?
अच्छा, हो सकता है भाई। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं बरखा दत्त जो है वह किसके मतलब किस ना एनडीटीवी। ठीक, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज सी एन बी सी। ठीक है, सी एन बी सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये एक ऐसा भारत का न्यूज़ चैनल जहाँ पे एकदम 24 घंटे यहाँ पे आप देखेंगे तो अंग्रेजी ताबड़तोड़ इंग्लिश चलती है, यहाँ पे टक्कर चलता है। तो सी एन बी सी एक ऐसा चैनल है, ध्यान रखिएगा, हमेशा आप लोगों को पेपर में पूछा जा सकता है कि जो इंग्लिश न्यूज़ चैनल है आपके भारत का वन ओनली, तो वह कौन सी है, और भी है मतलब। तो सी एन बी सी आपका, सी एन बी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बॉक्स में करके बताएंगे। आपका ये एच डब्ल्यू मतलब होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क है आप लोगों का, सी एन बी सी का फुल फॉर्म बताएंगे क्या होगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। तो ये 24 आवर इंग्लिश बिजनेस न्यूज़ चैनल है आपके भारत देश के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें ताबड़तोड़ 24 घंटे बस इंग्लिश पढ़ते, इंग्लिश इंग्लिश न्यूज़पेपर ही चलते रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, जैसे देख सकते हैं। अ डायलॉग बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग and a computer program that occurs simultaneously in various forms is described as। एक इंसान और एक कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच एक संवाद जो विभिन्न रूपों में से एक साथ होता है, उसे हम क्या कहेंगे? मशीन स्पीक, बाइनरी चैट, डिजिटल टॉक या इंटरएक्टिविटी, क्या कहेंगे? तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज इंटरएक्टिविटी। एक इंसान और एक कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच एक संवाद जो विभिन्न रूपों में एक साथ होता है, तो वह आपका क्या कहलाया जाता है बताइए? इंटर एक्टिविटी। ठीक है, इंटर एक्टिविटी। इंटर का मतलब ही समझ, जहाँ पे इंटर लगा हो, ठीक है, इंटर, इंटर का मतलब समझिए वहाँ पे दो चीज़ें अलग अलग होंगी, ये डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे क्या क्या डिफरेंट है भाई? एक क्या है? कंप्यूटर है, दूसरा क्या है? इंसान है, दूसरा क्या है? ह्यूमन बींग है। तो ये क्या है? इंटर, इंटर इसलिए लगा हुआ है। ठीक है, और अगर यही ह्यूमन टू ह्यूमन होता तो ये आपका यही इंटरएक्टिविटी बन जाता। ठीक है, इंट्रा। तो कभी भी कहीं भी ये चीज़ ध्यान रखिए, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, जहाँ इंटर लग गया तो वहाँ से मुझे कोई भी किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है तो ए पर्सन अलग होगा, बी पर्सन अलग, मतलब वहाँ पे दो लोगों की अलग अलग जो भी कुछ होगा, चाहे लोग हो, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे सिस्टम कंप्यूटर हो, चाहे वो मशीन हो, कुछ भी, वो दो अलग अलग चीज़ होंगी, चाहे वो स्टेट ही क्यों ना हो, इंटर स्टेट होता है। ठीक है, इंटर कम्युनिकेशन होता है, तो वो दोनों चीज़ें अलग अलग होंगी। परंतु अगर वही चीज़ें इंट्रा हो जाए, वही चीज़ें इंट्रा हो जाए तो वो चीज़ें उसके अंदर ही इन्वॉल्व कर, कोई अगर ए पर्सन है तो ए पर्सन के अंदर ही कोई चीज़ बात कर रहा है। अगर कोई मान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बिजनेस व्यापार किया जा रहा है तो इंट्रा ट्रेड ही कहा जाएगा। इंट्रा ट्रेड मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर ही अंदर कोई व्यापार किया जाए तो इंट्रा ट्रेड हुआ। इसी तरीके से अगर कोई उत्तर प्रदेश के बाहर कोई ट्रेड हो रहा है तो इंटर इंटर ट्रेड हुआ, इंटर। ठीक है, तो इंट्रा और इंटर में ध्यान रखिएगा हमेशा। क्लियर है? चलिए, ये बहुत बार पूछा जाता है ये, और बच्चे कंफ्यूज भी बहुत बार होते हैं। The combination of computer, the combination of computing, telecommunication and media in a digital atmosphere is referred to as computing। दूरसंचार का संयोजन और एक डिजिटल माहौल में मीडिया को क्या कहा जाता है? ऑनलाइन कम्युनिकेशन, इंटीग्रेटेड मीडिया, डिजिटल कंबाइन, कन्वर्जेंस। ऑनलाइन संचार, एकीकृत मीडिया, डिजिटल गठबंधन या अभिसरण। The combination of computing, telecommunication and media in a digital atmosphere is referred to as।
आप लोगों से एक एजुकेटर जो होता है वह एक अपनी दक्षिणा में क्या मांगता है पता है? आप लोगों से एजुकेटर एक ही चीज मांगता है, आप लोग उसको जब लाइक करते हैं, ऐसे थंब से लाइक करते हैं, तो उसको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही है, चीज़ें क्लासेस पसंद आ रही हैं। साथ में शेयर, जब बच्चे जब शेयर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जो ग्रुप है वो बनता है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम पढ़ाने में मज़ा आता है, बेनिफिट मिलता है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कि ये बच्चा हमसे पढ़ा है, ये बच्चा सक्सेस होता है, तो हमें खुशी होती है इस बात की, तो हमारे लिए भी वो कहीं ना कहीं प्रेरणा बनकर आती है। इसीलिए आपसे कहते हैं लाइक शेयर किया करें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और किया भी करें, ठीक है। तो अभी शरद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड मीडिया इन अ डिजिटल एटमॉस्फेयर, डिजिटल एटमॉस्फेयर के बीच में जो आपका कंप्यूटिंग का काम हुआ, या जो टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन का मतलब समझते हैं, मान लीजिए जब आप किसी को कॉल करते हैं, आपका एयरटेल का सिम है, आपको कुछ इसमें दिक्कत आ गई है, या आपका पोस्ट पेड सिम है तो आपका बिल ज़्यादा आ गया, तो आप तुरंत कॉल लगा देते हैं, नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपको नमस्कार करना चाहता हूँ, हाँ करिए, तो नमस्कार। मैं जो आप लोग जो मतलब जो कॉल आप कस्टमर केयर पे मिलाते हैं ना, तो वो जो कस्टमर केयर आपसे जो बात करता है उस कम्युनिकेशन को बोलते हैं टेली कम्युनिकेशन। वो कौन होते हैं पता है उनको क्या कहा जाता है? जो बात करते हैं, जो बात करते हैं उनको कहा जाता है टेली कॉलर, टेली कॉलर कहा जाता है। आप और उसके बीच में जो संवाद होता है उसको कहा जाता है टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। मतलब आपके बीच में आप अपनी दिक्कत बता रहे हो, वह कस्टमर केयर वाला आपको अपनी सॉल्यूशन बता रहा है, तो वो क्या है? टेली कम्युनिकेशन। टेली कॉलर कौन कहलाएगा इसमें? वो जो जिससे आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा? टेली कॉलर कहलाएगा। क्लियर है? तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज कन्वर्जेंस। क्लियर सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को क्लियर है? सभी साथियों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। Networked media exist in interconnected social environment, economic environment, political environment, technological environment. नेटवर्क मीडिया आपस में जुड़े हुए हैं सोशल एनवायरनमेंट में, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, दैट इज टेक्नोलॉजिकल। यहाँ पे सिंपल सी बात है, नेटवर्किंग की बात हो रही है, तो नेटवर्क मीडिया के अंदर सिंपल सी बात है भाई, आपके सारे जो वाईफाई ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, वो सारी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो अब वो किसके थ्रू होती है भाई? वो टेक्नोलॉजी। सिंपल सी बात है, वो किससे थ्रू होगी? टेक्नोलॉजी। सिंपल सी बात, आपका टेक्नोलॉजी आंसर, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं था भाई, इसमें तो सीधे आंसर डी के अलावा कोई और आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप लोग शेयर कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा भाई, सभी लोग जितने भी बच्चे देख रहे होंगे क्लासेस को, ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग शेयर कर दिया करें, सभी स्टूडेंट्स, यही आप लोगों से निवेदन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। The launch of satellite channel by IGNU on 26th January 2003 for technological education for the growth and development of distance education is। दूरस्थ शिक्षा की वृद्धि और विकास के लिए तकनीक शिक्षा के लिए इग्नू द्वारा 26 जनवरी 2003 को उपग्रह चैनल का शुभारंभ हुआ। एकलव्य प्रौद्योगिकी चैनल, ज्ञान दर्शन चैनल, राजऋषि चैनल, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं।
ए आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज एकलव्य टेक्नोलॉजी चैनल, यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें तो कोई वो है ही नहीं पूछने वाली बात। ठीक है, तो ये एक ऐसी स्टैंडर्ड चैनल है जो इग्नू टेक्नोलॉजी के एजुकेशन को ज़्यादा ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए, डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ाने के लिए ये 26 जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया। ठीक, चलिए तो आपका आंसर जल्दी से फटाफट बताएं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया इज पब्लिश्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक समाचार पत्र किस राज्य से प्रकाशित होते हैं? केरल से, महाराष्ट्र से, पश्चिम बंगाल से, उत्तर प्रदेश से। कौन से राज्य से सबसे ज़्यादा आपके समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज उत्तर प्रदेश। हमारे यूपी में तो सबसे ज़्यादा सब कुछ होता भी है, अब क्या होता है वो बात की बात है। ठीक है, उससे क्या बताएं। ठीक है, सबसे ज़्यादा न्यूज़ निकलते भी तो यूपी से, सबसे ज़्यादा न्यूज़ जो बनता है तो यही उत्तर प्रदेश, नॉर्थ एरिया में सबसे, पूर्वांचल में यही, यहीं से सबसे ज़्यादा मतलब वो बनता है, उत्तर प्रदेश राज्य से ही, है ना। ठीक, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज द फर्स्ट मेड इन इंडिया किड्स चैनल ऑफ टेलीविजन? कार्टून नेटवर्क, वॉल्ट डिज्नी, यूनाइटेड होम एंटरटेनमेंट, संगमा टीवी या निक जूनियर। आप लोगों ने बहुत कार्टून देखे होंगे बचपन में भाई, है कि नहीं है? आपने चाइल्डहुड में बहुत कार्टून देखा और अभी भी देखा। पहले आता था ऑगी एंड द कॉकरोचेस, आपने देखा होगा। भैया मुझे इन कॉकरोचों ने बहुत परेशान किया भैया। फिर वो कहता है, वो जो इसका भाई होता था जैक, है जैक, उसका बड़ा भाई क्या होता था? ऑगी एंड द कॉकरोचेस का सबसे बड़ा जो बड़ा वाला भाई होता था उसका क्या नाम था? जैक। तो वो नमस्कार नमस्कार सभी को। तो जो जैक होता था वो कहता, ओए तू शांत हो जा, तू आगे चिंता मत कर, इन कॉकरोचों को ये नहीं है, वो तो कहता ये तो दुनिया मेरे सामने पिद्दी है पिद्दी, कहते हैं ना। तो वो जैक सनी देओल की आवाज़ में बोलता था, ओए तो चिंता मत कर, ये दुनिया मेरे सामने पिद्दी है पिद्दी। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को देखते हैं, समझ पा रहे हैं। तो आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज यूनाइटेड होम एंटरटेनमेंट हंगामा टीवी। ठीक है, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच सैटेलाइट चैनल यूजेस द एडलाइन नोइंग इज एवरीथिंग? कौन सा उपग्रह चैनल जानना विज्ञापन लाइन का उपयोग करता है? है बीबीसी वर्ल्ड, स्टार, सोनी या फिर जी? कौन सा चैनल? जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या आंसर होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे सभी साथी लोगों के साथ। तो जल्दी से फटाफट अब इसका आंसर करेंगे। क्या आंसर होगा? सिर्फ आपके पास 22 सेकेंड्स बचे हुए हैं। सी सोनी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोनी एक ऐसा है जो कि एडलाइन यूज करता है, क्या? नोइंग इज एवरीथिंग, जानना ही सब कुछ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। विच इज द ओल्डेस्ट सोप ओपेरा टेलीकास्टेड इन इंडिया? समझ रहे हैं क्या है?
कहानी घर घर की बुनियाद हम लोग खुशी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। वाह! ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सही बताऊँ, ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये, इनमें से इन्वॉल्व। भारत में प्रसारित होने वाला सबसे पुराना सोप ओपेरा कौन सा है? कहानी घर घर की बुनियाद हम लोग, या क्योंकि सास भी कभी बहू थी, फिर कभी किसी दिन होगा क्योंकि बहू भी कभी सास बनेगी। सबका अपना अपना ट्रेंड आता है, जब बहू 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 अपना बदला लेने के लिए क्या सोचेगी कि भाई मैं भी किसी दिन सास बनूंगी तो मैं अपने बहू से बदला लूंगी, ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन ये भी सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है, जैसे तैसे है, चल रहा है। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर। ये बहुत चला था भाई, अब मुझे पता नहीं है चला था कि नहीं, बस ये आंसर ही पता है बस इसका मुझे। ठीक, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं साथियों। उम्मीद और आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे, और अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन होता है आपके माइंड में, तो अराइज होता है, तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं। आप लोगों के पास कमेंट बॉक्स में ऑप्शन है पूछने का, आपके कमेंट का ज़रूर आंसर किया जाएगा। किसी प्रकार का कोई भी तकनीकी या फिर किसी प्रकार का अगर आप लोगों को डाउट होता है, तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे सारे एजुकेटर्स की नोटिफिकेशन आप सभी बच्चों तक मिलती रहे। और लाइक भी कर दें, अगर क्लास पसंद आई हो तो आप सभी लोग लाइक ज़रूर करें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को बेहतर से बेहतरीन बनाने का। और आप सभी बच्चों को इस कोड का इस्तेमाल ज़रूर करना है, जिससे आपको मिल जाए 10% का ऑफ। और आप सभी लोगों ने जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं इंस्टॉल किया है, वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट का भी ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। उम्मीद और आशा करता हूँ आप लोगों ने बहुत बहुत सारा प्यार दिया होगा क्लास को, और बहुत पसंद किया होगा क्लास को, और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच।